सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो फाइनल, फुल एंड फाइनल और लास्ट ऑप्शन है सर। और उसमें उस तरह से अब सुनवाई हो रही है, पहले वाला बात नहीं है कि 5 साल बाद केस लिस्ट होगा। हर एक 10 दिन 15 दिन पे लिस्टिंग हो रही है, अपडेट लिया जा रहा है कि लोगों का पैसा कैसे मिले। लेकिन सहारा का जो जाल है, इससे आप चाह रहे हैं कि 1-2 साल में हम निकल जाएं। ये 40 साल का जाल है ना, इससे निकलने में भी 5 साल लगेगा आपको। तो तुरंत कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ लाया गया, अब पेपर नहीं दे रही तो आप क्या कीजिएगा? ये बताएगी नहीं कि मेरे जमा करता है, वैसे सीआरसी कैसे पैसा रिलीज कर देगा? एक बात बताइए कि अभी जो बिजनेस चल रहा है, अभी एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सहारा पैसा ले रही है। अब वो पैसा कहां जा रहा है, उसका कोई माई बाप है देखने वाला? अभी भी प्लेन पे पैसे उठाए जा रहे हैं, कोई माई बाप है देखने वाला? तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। मेरे अगर यही पैटर्न बन गया कि हम आपसे पैसा लेते रहें और हमको जब पैसा देने की बारी आई तो कोर्ट चलिए, और फिर कोर्ट में हम देखेंगे, फिर 10 साल 15 साल खींचेगा, क्या ऐसे चलेगा क्या मामला देश में? सर ये जो टोटली प्राइवेट है, और सारे सोसाइटियों के वेबसाइट पे लिखवा दिया था सीआरसीएस कि आप अपने रिस्क पे पैसा जमा करें। कल मार्केट गिरा है, कई लाख करोड़ लोगों का लॉस हो गया, तो जो अपने रिस्क पे जमा करना है, मिला तो ठीक है, डूबेगा तो ठीक है। तब आप इसमें बीच में सरकार को क्यों लाते हैं कि आपने लाइसेंस दिया? तो बहुत सारी ठगी कंपनियां हैं, आपको अपना डिसीजन अपने लेना है कि हमको जमा करना है कि नहीं लेना है। एक मिनट रुकिए ना, अभी बहुत सारे लोग हैं साहब जिनको कि ना तो वो टीवी देखते हैं ना अखबार पढ़ते हैं, उनके पास एजेंट पहुंच जाते हैं, उनको बतलाते हैं पैसा जमा कर दीजिए, बेचारे गरीब आदमी जमा कर देते हैं। मेरे पास जो फोन आते हैं, इस प्रकार के रोने रोने के फोन आते हैं, वो बच्चे बोलते हैं साहब मेरी तो कुछ। अच्छा उसको भी छोड़िए, मैं कल नोएडा में एक रेस्टोरेंट में गया था, तो वहां का एक जो मैनेजर होता है रेस्टोरेंट का, वो आया और उन्होंने कहा कि सर मैं आपका पूरा शो देखते रहता हूं, और वो बोलने लगा कि सर कुछ पैसा मिलने की संभावना है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल मिलेगा, आप धैर्य रखो, बिल्कुल पैसा मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि मैं इस तरह के लोग हैं जो आपको जो जो अब देख पा रहे हैं, अब थोड़ा इन्फॉर्म हो पा रहे हैं, पहले तो लोगों को मालूम भी नहीं है। तो आज जो लोग उनको दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा कर रहे हैं, तो फिर तो एजेंट की भी गलती है ना, वो अपनी नौकरी चलाने के लिए, अपना ये करने के लिए रास्ता गलत चुन रहे हैं, फिर वो पैसा कैसे लौटाएंगे? क्या होगा बताइए आप? फिर सुप्रीम कोर्ट को लाइएगा, फिर सरकार को लाइएगा, फिर घेराव कीजिएगा, फिर आंदोलन करिएगा। आजकल सर साइबर क्राइम चल रहा है, आप पैसा कमा के लाइएगा, ओटीपी से एक निकाल लेगा, उसमें क्या कीजिएगा? बैंक का सर्वर तक हैक कर ले रहा है चोर लोग। तो वैसे ही सिस्टम है, लोग ठगाते रहेंगे। अपने आप को बचना है, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, वो वाला सिस्टम है कि अपना इन्वेस्टमेंट आप अपने सूझबूझ से करें, और जो करा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, एजेंट नहीं। शुभम की आवाज नहीं आ रही है। नहीं करा पाएंगे, उनका कोई सोचने वाला नहीं है। ब्लैंक पेपर पे जो रिसीव करा ले रहे हैं, उनको उनकी पर्सनल लायबिलिटी होनी चाहिए कि पेमेंट कैसे होगा। वो एजेंटों को ध्यान देना चाहिए कि अब काम नहीं करना चाहिए। ई स्कूट में बहुत सारा ऐसा स्कीम है जिसका कहीं कुछ है ही नहीं। बहुत ऐसा पैसा लोगों ने जमा कर दिया जिसका पेपर भी नहीं रिसीविंग दिया है सहारा ने, उसका क्या होगा? तो लूटने का बहुत सारा तरीका इन्होंने अपनाया, एक ही सिस्टम से नहीं लूटा है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि सहारा ने कभी गलती नहीं मानी, कभी स्वीकार नहीं किया, वो लड़ते रहे, लेकिन उस दिन तो कन्हैया जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा श्री ने बजाबता माफी मांगी, उन्होंने कहा कि जो हमसे गलती हुई है हम उसको ठीक करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये कहना कि सहारा श्री ने माफी नहीं मांगी। सहारा श्री माफी मांगे हैं, लोगों को नहीं मालूम है क्या सत्यता है। सहारा श्री ने कोर्ट में माफी मांगी थी। सर माफी मांगने से माफी मांगते तो पुलिस क्यों लेके जाती उनको कोर्ट में अरेस्ट करके? उनको तो पुलिस अरेस्ट करके लेके गई ना। 2 डेट फेल हुआ था और बोला गया था कि पर्सनली डायरेक्टर लोग को प्रेजेंट होना है, तो पुलिस को क्यों अरेस्ट करना पड़ा? 26 तारीख को आया है, 28 को अरेस्टिंग हुई है और 4 को प्रोड्यूस किया गया है इनको कोर्ट में। दूसरा चीज, माफी मांगने से पैसा तो नहीं जमा हो जाता है।
माफी वही माफी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसका आप कंप्लायंस कर दिए कि आपके आदेश के अनुसार हमने 25,000 करोड़ जमा कर दिया, अब हमको बताइए कि क्या करना है। तो अभी तक 12 वाला ऑर्डर का कंप्लायंस ही नहीं किए, तो ये कैसा माफी है सर? ये माफी कैसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ये पहला बोला जाता है कि जो जज को हो सकती है कि पर्सनल दुश्मनी हो इनसे, लेकिन लमसम 10-15 जजों का ऑर्डर है कंटिन्यूअस, अलग अलग जज ऑर्डर कर दिए हैं और सेम चीज को कंटिन्यू। अच्छा, कम से कम सुबह में एक बात तो आप स्वीकार करेंगे ना कि 1978 से इनका कारोबार मान लीजिए शुरू हुआ। हम टेक्निकली मान के चलते हैं कि चलिए 1980 से ये हैंड्स ऑन इस काम में आए। 1980 से लेकर के 2004 तक आपने खुद कहा कि इनका कारोबार बिल्कुल ठीक चला। 2004 के बाद ये सैफनॉफ या जो कुछ भी आप कह रहे हैं, 24 साल तक लगातार इनकी नीयत ठीक चलती रही या नीयत में कोई खोट था? 1980 78 भी हम छोड़ देते हैं, चलती रही, ठीक चलती रही, कोई दिक्कत नहीं। 2024 तक सारे नियम जैसे गड़बड़ हुआ आरबीआई, हाँ सारे नियम कानून को पालन किया है। और दूसरा चीज, आरबीआई का लाइसेंस इनको मिल गया, तो और हम लोगों को कोई चेकिंग का जरूरत नहीं है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो आईएसआई मार्का देख लिए ना कि आईएसआई का मार्का लगा हुआ है तो अच्छा होगा। बस वैसे ही अगर आरबीआई के कंट्रोल में कोई संस्था है तो वहां पैसा जमा कर देते हैं। अगर आरबीआई अपना लाइसेंस किसी बैंक एसबीआई का भी कैंसिल कर दे, सारा लोग कल पैसा निकाल लेंगे। तो जब आरबीआई ने कैंसिल किया लाइसेंस, उस समय जागरूकता की जरूरत थी कि आरबीआई क्यों कैंसिल कर रही है, और आगे ये जो काम कर रहे हैं उसको ना सेबी का लाइसेंस है ना आरबीआई का लाइसेंस है, तो हम लोग पैसा नहीं जमा करें। लेकिन लोग वहां ध्यान नहीं दिए, वहीं से डाइवर्ट हो गया, कंपनी गलत रास्ते पे। नहीं, क्या आपको कोई फॉल प्ले नजर आता है? हम ये बात जानना चाहते हैं कि अगर 2004 तक सहारा बढ़िया काम कर रही थी और उसके बाद बल्कि 2007, 8, 9 तक, जब तक रियल एस्टेट लॉन्च नहीं हुआ था, तब तक जो आरबीआई के गाइडलाइन से जो उनका कारोबार था वो सारे कायदे कानून नियम के साथ काम हो रहे थे, लोग पैसा दे रहे थे, लोगों को पैसा मिल रहा था, तो उस वक्त तब तो आप मानेंगे ना कि कोई उसमें उनकी नीयत में कोई खोट नहीं था। यकायक ये नीयत कैसे खराब हुआ? जब खराब हुआ तब आरबीआई ने अपना लाइसेंस ले लिया, और इनको लाइसेंस अगर है तो वो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के, वो करना ही है, कंपलसरी है, फॉलो करना है रूल आपको। नहीं तो अगले 3 महीना का जो क्वार्टरली रिव्यू होता है उसी में आपका काम तमाम कर दिया जाएगा। तो मजबूरी इनको थी कि आरबीआई का रूल को फॉलो करना है। और जब इन्होंने नहीं फॉलो किया तो आरबीआई ने कैंसिल किया। तब इन्होंने आरबीआई का लाइसेंस जब कैंसिल हुआ तो क्यों नहीं सेबी वाले को लाइसेंस लेके काम करना उचित समझे कि बिना सेबी को स्किप करने की कोशिश इन्होंने की। केवल पैसा डाइवर्ट करने के पर्पज से ये ना आरबीआई के अंदर गए, ना आरबीआई के अंदर गए, ना सेबी के अंदर गए कि जो होगा सो देखा जाएगा। जबरदस्ती वाला काम वहां पे, जबरदस्ती और केवल पर्सनल बेनिफिट के लिए, जिससे कि सारे लोग इनके सुरक्षित हो गए हैं और फंस गए हैं एजेंट। क्योंकि एक बार आप किसी चीज पे भरोसा है आपको तो कंटिन्यू चलता रहता है ना कि इतना दिन से हो रहा था, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। तो लोग अंधभक्त थे, जो भी बोलिए, लेकिन आज सबसे ज्यादा वही लोग फंस गए हैं। आज एजेंटों के ही कोई नहीं सुन रहा है। एडवोकेट चंद्रशेखर पांडे, एडवोकेट चंद्रशेखर पांडे जुड़ रहे हैं। हाँ, चंद्रशेखर पांडे जी कहां से जुड़ रहे हैं? कोई ताजा खबर देने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज क्या अपडेट है? कोई जानकारी है आपके पास? अगर है तो बताइए।